नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईज पर। दोस्तों 8 और 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया में है और रीजन है कि दोनों ही देश के बीच में बायलैटरल टॉक्स जो है वो हो रहा है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि एक ट्रेडिशन यहां पर टूटा है और वो ये कि जब भारत में नए प्रधानमंत्री बनते तो वो पहले नेबरिंग कंट्री जाते थे, पड़ोसी मुल्क जाते थे। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम शपथ ली थी 2014 में, तब वो पहली बार शपथ लेने के बाद वो भूटान गए थे। 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो उसके बाद वो श्रीलंका, मालदीव्स गए थे। लेकिन इस बार इंडिया ने रशिया को चूज किया है और इस तरह से काफी क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि रशिया की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडिया कितना जरूरी समझता है रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाना। इस चीज को यहां पर हम लोग आज इस वीडियो में इसमें बात करेंगे और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको पीडीएफ यहां पर मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर आज तक व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी मुलाकात कम से कम 16 बार हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब से फरवरी 2022 में यूक्रेन के ऊपर वॉर छिड़ी है, रशिया ने वॉर छिड़ी है, तब से ये दोनों ही लीडर्स के बीच में विजिट्स या टॉक्स नहीं हुई है। हालांकि ऐसा जरूर हुआ है कि इनके बीच में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। ऐसा जरूर हुआ है कि किसी मल्टीलैटरल मीटिंग में जहां पर कई सारे कंट्रीज आए हों साथ में, वहां पर ये लोग ऑन द साइडलाइंस ऑफ दोज मीटिंग्स वहां पर इनकी मुलाकात हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी तो उसके साइडलाइंस पे ये दोनों नेता मिले थे और वहां पर यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन की ऊपर चलती चढ़ाई जो हो रही है उसको लेकर बात भी करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे तो वो 2019 साल था, जब व्लादिवोस्टॉक में यहां पर एक मीटिंग हुई थी, एक यहां पर एक मीटिंग हुई थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की। तब मोदी साहब जो है रशिया विजिट करते हैं। और जब पुतिन लास्ट टाइम इंडिया आए थे तो वो दिसंबर 2021 का टाइम था, जब एनुअल बायलैटरल मीटिंग या एनुअल बायलैटरल समिट था, तब पुतिन साहब भारत आए थे। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद से अभी आप देखोगे कि दोनों ही लीडर्स के बीच में यहां पर मुलाकात जो है नहीं हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अब मीटिंग हो रही है इंडिया और रशिया के बीच, ये जो इंडिया और रशिया के दोनों लीडर्स मिल रहे हैं, एनुअल बायलैटरल मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत, तो ये एक ऐसे टाइम पे हो रही है जब वेस्टर्न कंट्रीज ने जो नाटो बनाया था, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जो उन्होंने बनाया था 1949 में नाटो, उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं और वो सेलिब्रेशंस यहां पर कर रहे हैं। सो एज यू कैन रीड हियर, मोदी पुतिन मीटिंग इज अराउंड द सेम टाइम एज द लीडर्स ऑफ 32 नेशंस इन द नाटो गैदर्स इन वॉशिंगटन डीसी फ्रॉम 9 जुलाई से 11 जुलाई टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ एंटी रशिया मिलिट्री अलायंस। तो आपको पता है कि नाटो जो है वो एक तरह से जो उस वक्त सोवियत यूनियन का जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको रोकने के लिए, उस थ्रेट को रोकने के लिए नाटो को यहां पर बनाया गया था। और अभी उसके 75 साल हो रहे हैं, तो वो लोग भी वॉशिंगटन डीसी में 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच उसके सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और 8 और 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो इंडिया अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी काफी क्लियर कर रहा है और बता रहा है कि भाई हमारे लिए रशिया की दोस्ती यहां पर क्या मायने रखती है। तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है रशिया से, अब वो कम से कम 7 दशक यहां पुरानी हो चुकी है और भारत के जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, अगर उनसे आप कभी बातचीत करोगे तो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज बताते हैं कि हाँ रशिया ने हमारी ऐसे हेल्प करी है। आपने हमेशा सुना होगा कि रशिया कभी धोखा नहीं देता है, आपने सुना होगा कि अमेरिका ने धोखा दिया है, कई बार आप इस तरह की बातें सुनते आए होंगे। तो इंडियन पॉलिसी मेकर जो हैं उनके भी दिल दिमाग में बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज रही हैं जब भी हम रशिया की बात यहां पर करते हैं। आज की डेट पे डिफेंस की फील्ड में इंडिया और रशिया साथ तो है ही, लेकिन न्यूक्लियर फील्ड में आप देखिए, स्पेस कॉपरेशन की फील्ड में अगर आप देखिए तो अब हम ये दोनों कंट्रीज इंडिया और रशिया यहां पर काफी साथ में आके काम करते हैं। पहले हमारा जो रिलेशन था रशिया के साथ वो बायर सेलर की तरह था, है ना। रशिया जो है वो बेचता था, हम जो है वो खरीदते थे, हम बायर थे, रशिया सेलर था। लेकिन नाउ अब हमारे रिलेशंस इस हद तक डेवलप मतलब बढ़ चुके हैं कि अब हम लोग जो है वो ज्वाइंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग को डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग ज्वाइंटली प्रोडक्शन यहां पर करते हैं। तो इस तरह से, और अगर आपको पता भी होगा कि वर्ल्ड वॉर की बात हम करेंगे तो यूएसएसआर जो है वो इंडिया का मेन सप्लायर था डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और इवन आज भी आप देखोगे तो लगभग 70% जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन ओरिजिन के ही यहां पर होते हैं। तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी यहां पर चलती आई है। और
हमने कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, आपको ये भी पता होगा डिफेंस की फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल S-400 जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी हम यहाँ पर रशिया से जो है सप्लाई लेते हैं, उसका MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, कैमोव हेलीकॉप्टर्स, राइट। इसके अलावा T-90 टैंक्स, Su-30 MK फाइटर्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनका लाइसेंस प्रोडक्शन करने का हमने यहाँ पर एग्रीमेंट कर रखा है। इसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि पहले एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, INS विक्रमादित्य, अब तो INS विक्रांत भी हो गया है, लेकिन जो INS विक्रमादित्य था वो भी यहाँ पर जो है वो रशिया ओरिजिन था, रशिया के द्वारा यहाँ पर रशिया से हमको यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस की फील्ड में कितना ज्यादा हम रशिया के साथ यहाँ पर हमेशा जो है वो टाइज बना के रखे हैं। तो लास्ट अगर आप देखोगे 25 सालों में, तो भारत अब सिर्फ रशिया तक ही लिमिट नहीं होता है, इनफैक्ट हम रशिया के बियॉन्ड भी देख रहे हैं। हम US से डील करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, हम अब फ्रांस से डील करते हैं, है ना। आपको देखा होगा कि हमने फ्रांस से भी रफाल लिया, राइट। फिर हम इजराइल की बात करें, हम इजराइल से बहुत कुछ लेते हैं। तो इंडिया जो है अब रशिया के बियॉन्ड देख रहा है फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स। लेकिन पॉइंट ये है कि हम क्या बाकी देशों पे इतना रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया पे हम हमेशा से रिलाई करते आए हैं, एंड रशिया भी उस चीज पे खरा उतरा है। हम रशिया को एलिनेट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, क्योंकि रशिया हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इक्विलिब्रियम, मतलब हमारे लिए एक ऐसा साबित हुआ है कि जब हमें जरूरत पड़ी है रशिया सामने आया है। और एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया की आर्मी चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ अक्सर स्टैंड ऑफ में रहती है, तो हमारे पास हमेशा डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई होना जरूरी है, और इसलिए रशिया को हम एलिनेट यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू हैव अ रेगुलर एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर्स फ्रॉम रशिया, एंड फॉर मॉस्को टू नॉट शेयर इट्स सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज विद बीजिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भाई जो टेक्नोलॉजी रशिया भारत को दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन, उस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन कि क्या दिया गया है, वो चाइना के साथ कभी शेयर ना करी जाए, या फिर जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो चीज चाइना के साथ ना प्रोवाइड किया जाए। ये भी भारत को यहां पर इंश्योर करना है, और इसलिए हमारे टर्म्स रशिया के साथ होना इंपॉर्टेंट है। मतलब हम एक तो इतना ज्यादा डिफेंस की फील्ड में हम उनसे ट्रेड भी करते हैं, हम उनसे यहाँ पर टाइज भी बना के रखे हैं, और साथ में हमको पता है कि भाई एट द सेम टाइम अगर मॉस्को और चाइना साथ आते हैं, जो कि वो लोग आपको पता है कि हाँ कोऑपरेशन में काम करते हैं, तो इंडिया को इस चीज पे नजर रखनी पड़ेगी कि रशिया जो है वो कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर ना करे चाइना के साथ। अब यहां पर अगर आप देखिए कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनका नाम है PS राघवन जी, वो भी इस बात को पॉइंट कर रहे हैं कि भाई देखिए रशिया ये बोलता है कि हम कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम आपको देते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स में, वो हम चाइना को नहीं बताते हैं। तो हमें इस बात पर रिलाई करना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और इस चीज को लेकर रशिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी रही चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है, दिस इज एन एश्योरेंस दैट इंडिया मस्ट कॉन्स्टेंटली वेरीफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेपनरी एंड टेक्नोलॉजीज दैट मॉस्को, दैट इज रशिया, सप्लाइज टू बीजिंग, एज ऑल्सो नेचर ऑफ देयर इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट्स, राइट। तो यहां पर भी वही बातें जो हैं वो करी गई हैं कि भाई PS राघवन जी ने भी यही बोला था कि आपको रशिया के साथ अपनी दोस्ती जो है वो अच्छे से बनाए रखनी चाहिए ना। जब से यहां पर यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुई है, तो आपको पता है जब वॉर हुई तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इनफैक्ट आप देखोगे तो वो $120 पर बैरल यहां पर प्राइस पहुंच गए थे, $120 पर बैरल यहां प्राइस पहुंच गए थे। तो ये तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया, काफी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो रशिया को इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि एक सैंक्शन के रूप में कि आपने यूक्रेन पे वॉर छेड़ी है, राइट, तो इसकी आपको ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, और ये रख दिया कि भाई कोई भी $60 पर बैरल के ऊपर यहां पर ये क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। अब बात तो ये है कि कोई खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पे वॉर किया वो अपने आप में क्रिटिसिज्म वाली बात है। तो अगर इसके बाद भी कोई रशिया से ट्रेड करता रहेगा तो उसको यहां पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। और यहां पर यही हुआ कि इंडिया ने ये कहा ऐसे मोमेंट पे कि नहीं, हम तो नहीं रुकने वाले, हम यहां पर तेल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी जो इंपैक्ट हुआ था, इतना प्राइस बढ़ गया था। अब हमने तो उस वक्त तेल खरीदा था जब $120 पर बैरल प्राइस था, लेकिन अब अगर डाउन हुआ है तो हम तो खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपने जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो इंडिया में जो तेल की रिक्वायरमेंट है उसको कुशन प्रोवाइड करने के लिए। यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए, इंडिया हैज बीन बाइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल एट अ डिस्काउंट टू कुशन द इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस। ठीक है, और यहां पर S जयशंकर साहब ने इस बात को रिट्रीट भी किया था, कहा था कि भाई देखिए
इंडिया जो है, इंडिया वुड कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस ये हो गया था, तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया था, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट देखने को मिल रहे थे, महंगाई देखने को मिल रही थी, तो अगर प्राइस कम हुए हैं, अगर आप कहो कि भाई रशिया ने अटैक किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, तो भाई इसके साथ कोई ट्रेड ना करे, इसको एकदम हर कोई आइसोलेट कर दे, तो इंडिया ने यहां पर ये नहीं किया। यही चीज यहां पर इंडिया ने शो करी और हम तेल लेते रहे। लोगों को लगा कि भैया हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, बट एस जयशंकर साहब ने इस बात को बहुत क्लियरली बोला कि देखिए ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है, हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया इसको अलग पर्सपेक्टिव से देख रही है, लेकिन हमने इसको अलग पर्सपेक्टिव बताया कि क्या रीजन हमारा है। राइट, The purchase of Russian crude has pushed bilateral trade volumes beyond expectations। अब ये ऐसा हुआ है कि भाई हम जो टारगेट लेके चल रहे थे कि हम दोनों का, इंडिया और रशिया के जो ट्रेड टाइज हैं वो कहां तक पहुंचने चाहिए, टारगेट है उसके बियॉन्ड चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बिफोर दी वॉर जो बायलैटरल ट्रेड के टारगेट्स थे इंडिया और रशिया के, वो ये थे कि हम $30 बिलियन तक का ट्रेड करेंगे, $30 बिलियन का ट्रेड करेंगे बाय 2025। लेकिन अगर आप देखेंगे बायलैटरल ट्रेड जो है इस वॉर के चलते ऑल टाइम हाई पे गया और वो हुआ $65.70 बिलियन। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत हाई चला गया। ये डेटा खुद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हालांकि बहुत ज्यादा फेवरेबल था रशिया को, ऑफ कोर्स, है ना। एंड इंडिया का जो इतना अमाउंट ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो ट्रेड हुआ है, मैक्सिमम जो है वो यहां पर रशिया के साथ हुआ था। ठीक है, नाउ इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच यहां पर क्या रहा है। देखिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कभी भी रशिया के इन्वेजन को एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया कि भाई तुमने ये गलत किया, एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया। रादर आप देखोगे इंडिया ने हमेशा यहां पर साथ में ये कहा कि भाई एक इंटरनेशनल प्रोब इस पे होना चाहिए। ये नहीं कहा कि रशिया ने गलत किया, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला। दूसरी बात, हमेशा भारत ही कंसर्न्स रेज करता रहा कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए। जब भी रशिया के लीडर्स इस बात को बोलते थे कि, तो वो कहते थे नहीं, इंडिया कंसर्न रेज करता था कि नहीं न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, दैट इज द कंसर्निंग पॉइंट। फिर उसके बाद इंडिया जो है हमेशा इंडिया ने एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया। जब भी आप देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएनएससी के अंदर कई सारे ऐसे रेजोल्यूशंस पास करने की कोशिश करी, तो इंडिया ने वहां पर एब्सटेन किया है। दिस इज द अप्रोच ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप देखो एक तरफ इंडिया रशिया के अगेंस्ट खुल के बोल भी नहीं रहा है, एंड ऐसे पॉइंट्स को बोल रहा है जैसे कि इंटरनेशनल प्रोब होना चाहिए, नहीं न्यूक्लियर वॉर बड़ी खतरनाक होती है, वो नहीं होनी चाहिए। राइट, इंडिया सेड कि भाई देखो हम लोग पीस की तरफ है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, हम लोग सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, लेकिन एट द सेम टाइम वी स्ट्रांगली एडवोकेट कि भैया हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी पे रिटर्न करना चाहिए। तो एक तरह से यहां पर यूएन की तरफ भी भारत ने बोल दिया और ये भी रशिया को बोल दिया कि भैया हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी करनी चाहिए, दैट इज द वे आउट, है ना। ये चीज यहां पर बोला गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों देश के नेता जो हैं जब ये मिले थे समरकंद में, दैट वाज एससीओ की समिट हुई थी, ये लोग उज्बेकिस्तान में मिले थे सितंबर 2022 में। तब यहां पर भी आप देखोगे तो मोदी साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और ये जो लाइन मोदी साहब ने बोली ना, फिर उसको G20 तक यूज किया गया। बाली डिक्लेरेशन जब हुआ था G20 समिट, तो वहां भी लाइन का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि भैया ये इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो भारत के आप देखो डिप्लोमेटिक अप्रोच कैसी रही है कि जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रशिया को इस चीजों को लेकर बोला भी, लेकिन इन अ मैनर कि भैया हमारी दोस्ती भी खराब ना हो, और एट द सेम टाइम जो रशिया हम पे हमेशा उसने जो हम जो रिलाई कर पाए हैं वो हम रिटर्न भी हमेशा रशिया कर पाए। ये चीज इस तरह से ध्यान रखते हुए हमेशा भारत ने अप्रोच को यहां पर अपनाया है। राइट, रशिया इंडिया यूक्रेन, अब दुनिया ये कह रही है कि भाई भारत जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी उन कुछ नेताओं में से हैं जिनकी बात दोनों के प्रेसिडेंट से हुई, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से हुई है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है, However, Modi is one of the few leaders who have had phone conversations with both Putin and Zelensky of Ukraine. Right? अब Zelensky invited Modi to visit during their meeting at G7 इटली में जब मीटिंग हुई थी। आपको पता है G7 जो ग्रुप है, याद कर G7 मेंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे G7 के मेंबर याद करने का तरीका है गुजरात फैब्रिक। अब ध्यान ये रखना है कि रशिया इससे हट गया है, ये पहले G8 मेंबर्स का हुआ करता था, अब रशिया हट गया तो G7 बचा। तो यहां पर G इज फॉर जर्मनी, J इज फॉर जापान, F इज फॉर फ्रांस, A इज फॉर अमेरिका दैट इज US, B इज फॉर ब्रिटेन दैट इज UK, I इज फॉर इटली एंड C इज फॉर कनाडा। राइट, तो यहां पर G7 मीटिंग में जब मोदी साहब गए थे तो जेलेंस्की ने उनको इन्वाइट भी किया था कि आप आइए। राइट, हाउएवर यू विल सी कि अभी जो पीस समिट हुई थी यूक्रेन पीस समिट ऑन यूक्रेन, ये आपकी हुई थी स्विट्जरलैंड में, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। रशिया उसको वेस्ट ऑफ टाइम कहता है, रशिया उसको बोलता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो, ये पीस समिट होती है, पीस समिट ऑन यूक्रेन स्विट्जरलैंड में, और इंडिया इससे दूर रहता है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। रशिया भी इसको एक वेस्ट ऑफ टाइम बोलता है एंड डिड नॉट अटेंड, एंड इंडिया
टुक द पोजीशन, भारत ने क्या बोला कि भाई आप जितनी मर्जी चाहे अपने ज्ञान दे दीजिए, आप जितनी मर्जी चाहे अपनी बातें कर लीजिए, लेकिन जब तक आप ऐसे पॉइंट्स पे नहीं आएंगे जो दोनों ही पार्टीज को यहां पर एक्सेप्टेबल हो, तब तक पीस नहीं हो सकता। यही यहां पर लिखा हुआ है कि ओनली दोज ऑप्शंस एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज कैन लीड टू अबाइडिंग पीस, तभी यहां पर पीस जो है वो हो सकता है। इस चीज को लेकर भारत ने यहां पर बोला था। सितंबर 2022 में इनफैक्ट आप देखिए कि मोदी साहब को लेकर मेक्सिको ने क्या कहा, मेक्सिको ने ये प्रपोज किया था कि भैया एक कमेटी बनाई जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, पोप फ्रांसिस हो, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हो एंटोनियो गुटरेस, और ये कमेटी यहां बनाई जाए जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएट करे। आप देखिए इस हद तक यहां पर बातें हुई हैं, ठीक है। अब भारत का यहां पर क्या, भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए, भारत की जो नजरें हैं वो वेस्ट पे भी होगी और वो चाइना पे भी होंगी। ऑब्वियसली एट द टाइम जब हम वेस्ट के साथ भी डिफेंस में हम काफी ट्रेड करते हैं, है ना, और अदर फील्ड्स में भी हमारा यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ हमारा जो संबंध है वो बना हुआ है, तो एट द सेम टाइम हम तो वो देखेंगे, साथ में चाइना पे भी नजर रखनी है कि चाइना और मॉस्को के जो रिलेशंस हैं वो कैसे चल रहे हैं, वो भी हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी। मोदीज विजिट टू रशिया ये कम्स आफ्टर अ डे ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट। तो आपको पता है कि वेस्ट कंट्रीज की अभी मीटिंग चल रही थी G7, है ना, और मोदी साहब वहां इनवाइटेड थे। जब वो वहां गए तो उनकी मुलाकातें यूक्रेन के लीडर के साथ भी यहां पर, मतलब वेस्टर्न लीडर्स के साथ हुई, बिसाइड्स द लीडर ऑफ यूक्रेन, इनके साथ भी यहां पर होती है, राइट। अब आपको पता है कि यूएस से भी बहुत सारे डेलीगेशंस भारत आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, ये न्यू दिल्ली आए। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक कांग्रेस यूएस का डेलीगेशन भारत आया जिसको लीड कर रहे थे माइकल मैकगॉल, ये भी भारत यहां पर पहुंचे। फिर उसके बाद फॉर्मर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, ये भी इंडिया आई थी, दलाई लामा से मुलाकात हुई, टॉप इंडियन लीडरशिप से मुलाकात हुई। तो लगातार ये जो हमारे बायलैटरल, जो नॉट बायलैटरल इनफैक्ट जो हमारे रिलेशंस हैं, वो जो हमारे टाइज हैं वो यूएस के साथ भी लगातार बने हुए हैं। डेली बेसिस पे, नॉट डेली बेसिस, हाँ ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे हमारे यूएस की मुलाकातें भी यहाँ पर जो है अलग अलग लेवल पे होती रहती हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से मोदी साहब का जो विजिट है ये एक तरह से सिंपली एक सीरीज ऑफ जो एनुअल बायलैटरल समिट्स जो होती हैं उन बायलैटरल समिट्स का ही पार्ट है। 21 समिट्स यहाँ पर ये दोनों ही नेता के बीच में हो चुकी है। द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैव सो फार टेकिंग प्लेस इन इंडिया एंड रशिया। तो 2000 से ये चल रही है एनुअल बायलैटरल समिट्स, और उसी का यहाँ पर ये आगे एक पार्ट हो गया। तो स्पॉयलर्स क्या क्या हो सकते हैं इस दोस्ती के अंदर, दो स्पॉयलर्स की बात है। एक तो ये कि भाई ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ इंडियंस जो रशिया में हैं, हाँ वो भी हैं, और उनको मिसलीड किया गया कि आप यूक्रेन की वॉर में उनको ज्वाइन कराया गया, ठीक है। इस तरह की बातें यहां पर आई हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंडियंस इन रशिया हु आर बिलीव्ड टू हैव बीन मिसलेड इनटू ज्वाइनिंग द वॉर इन यूक्रेन, राइट। इसमें कुछ इंडियंस की यहां पर जान भी चली गई, है ना। बाकी कुछ इंडियंस देखो आप यहां पर वो रिटर्न हुए, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि भाई 40 ऐसे और हैं जो अभी वहीं पर स्टिल इन रशिया हैं, और न्यू दिल्ली जो है इस मीटिंग में इसके अराउंड यहां पर डेफिनेटली बात करने वाला है, राइट। एक तो ये चीज है। इसके अलावा इंडिया का जो कोर कंसर्न है वो क्या होगा, इट्स डिफेंस टाइज विद डिफेंस रिलेशनशिप विद रशिया, एक तो ये रहेगा अभी जो मीटिंग हो रही है। नंबर 2 मॉस्को बीजिंग एम्ब्रेस, यानी कि चाइना और रशिया कितना साथ क्लोज पास आ रहे हैं, इस पे भी नजर बनाए रखना। ये दो चीज भारत के लिए बड़ा कंसर्निंग है, दैट इज अगेंस्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, राइट। सो मोदी विल डेफिनेटली सी टू स्ट्रेंथन द हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और इस बात को इंश्योर करेंगे कि बीजिंग जो है यानी चाइना डज नॉट बिकम अ फैक्टर इन द रिलेशनशिप। ऐसा ना हो कि चाइना हमारे और रशिया के बीच में एक फैक्टर बन जाए दोस्ती को दूर करने का, यानी रिलेशंस बहुत क्लोज ना आ पाए, कहीं चाइना वो रीजन यहाँ पर ना बन जाए, ठीक है। तो वो हड्डी कबाब ना बने चाइना, ये हमारी यहाँ पर कोशिश रहनी चाहिए। सो आई होप यहाँ पर आप एंटायर जो पूरा रहा है सिनारियो इन द रिसेंट ईयर्स, इंडिया और रशिया के जो सीन रहे हैं और ये किस तरह से बायलैटरल मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो भी इस बायलैटरल मीटिंग्स के आउटकम होंगे उसको हम अलग एक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन होपफुली आपको अभी तक यहाँ पर बातें सब समझ में आ गई कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।